गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलो, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वन एंड ओनली द एजुकेशन अड्डा। चलो, हम लोग स्टार्ट कर रहे थे क्या, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, स्कूल 10th लेवल का साइंस। ठीक है, तो साइंस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे तो ये भी आपको पता होगा। हम लोग ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था। पहला चैप्टर क्या स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोगों ने टॉपिक्स कुछ डिस्कस किए थे और उन टॉपिक्स में से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो हम लोग को याद होगा कि एक तो हम लोगों ने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ लिए थे, उसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। केमिकल इक्वेशन को हम लोगों ने एक बैलेंस करने के लिए बेसिक कुछ रूल्स पढ़े थे हम लोगों ने, कि कुछ क्या एक नियम होते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो ये भी हम लोगों ने सीख लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने क्या क्या देखा था, तो याद करवा देती हूँ थोड़ा सा। हम लोगों ने ये कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि क्या क्या आता है। तो एक हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी हम लोगों ने, कि अगर कोई दो अभिकारक हैं, ठीक है, और अगर वो मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक प्रोडक्ट का अगर निर्माण करते हैं, तो वो काय में आता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आता है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें हम लोग, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में डीकंपोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक अभिकारक होता है और वो 2-3 प्रोडक्ट में या 2-3 उत्पादों में क्या करता है, टूट जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। क्लियर। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें पढ़ा था कि अगर एक तत्व है, ठीक है, उसका अगर दूसरे कंपाउंड के साथ या दूसरे यौगिक के साथ अगर क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में दोनों ही अगर तत्वों का एक्सचेंज हो रहा है, दोनों ही तत्व एक दूसरे के साथ विस्थापित हो रहे हैं, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था उपचयन और अपचयन के बारे में। उपचयन और अपचयन हम लोगों ने पढ़ लिया था कि क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि उपचयन और अपचयन वापस से क्या क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था उपचयन और अपचयन के ये कुछ हम लोगों ने बेसिक रूल्स पढ़े थे कि क्या क्या होता है उपचयन और अपचयन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था कि जो ऑक्सीडेशन होता है, ये जो ऑक्सीडेशन होता है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, और हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है। ठीक है, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। कहीं पर भी अगर हम बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अब दूसरा पॉइंट हम लोग क्या है, हाइड्रोजन के आधार पर भी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर कहीं भी किसी भी हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ह्रास हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन बोल देंगे। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन का क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रिडक्शन बोल देंगे। क्लियर है, इसको बोलेंगे हम लोग उपचयन और इसको बोल देंगे हम लोग क्या, अपचयन। ये उपचयन और अपचयन की प्रक्रिया हम लोगों ने इतनी पढ़ ली थी। ठीक है, इसमें हम लोगों ने उदाहरण देख लिए थे, एग्जाम्पल देख लिए थे। अब आगे चलते हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है हमारी दैनिक जीवन में। हमारा जो डेली लाइफ होता है, इस डेली लाइफ में ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोगों को कहाँ देखने के लिए मिलता है, या हम लोगों को कैसे देखने के लिए मिलता है, ऐसी और कौन सी प्रक्रिया है जिससे हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग 2 प्रोसेस यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो आज हम सिर्फ 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रभाव। फिर बाद में, क्योंकि आज ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, बस आपका 2 जो आपके टॉपिक हैं वो बच रहे हैं, तो वो 2 टॉपिक हम लोग आज खत्म करके ये लेक्चर को भी खत्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर जो आपके एक्सरसाइज में दी हुई होंगी, जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया, आपके जो भी क्वेश्चन आंसर हो गए, उनके हम आंसर्स भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कैसे क्या होता है, क्या आप उसमें अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो आप इसके क्या है, आप नोट्स भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर। तो अभी हम लोग क्या चल रहे हैं, चैप्टर वाइज चल रहे हैं। तो चैप्टर में आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन
हो चुका है। अब देखो जिसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिस किसी का भी अगर ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देंगे, और जिसका रिडक्शन हुआ है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोल देंगे। ये हम और अच्छे से बाद में समझेंगे, ठीक है, और भी आपके आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आपका इतना काफ़ी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में या आपकी एमपी बोर्ड की जो बुक है उसमें बस आपको इतना ही दिया हुआ है, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्या, इसके इफेक्ट या प्रभाव के बारे में, क्या प्रभाव होते हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रभाव यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है संक्षारण। क्या मिलता है, संक्षारण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग करोजन। चलो पढ़ते हैं हम इसको, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि नमी युक्त वातावरण में लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं, ठीक है। तो नमी वाले दिन यानी आप समझ लो बारिश वाले दिन, ठीक है। तो बारिश वाले दिनों में क्या होता है, आपने देखा होगा हमेशा कि लोहे पर अगर आपका कोई बाहर लोहा पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर क्या होता है, एक लाल भूरे रंग की क्या हो जाती है, परत चढ़ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोहे पर जंग लगना। ये तो सभी को पता होगा कि लोहे पर जंग लगना क्या होता है। लोहा क्या होता है, काले कलर का होता है। अगर आपको बारिश में या आपके घर में बारिश का मौसम है या मॉइस्चर है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप अगर उसको बहुत टाइम तक रखते हैं, ध्यान नहीं रखेंगे, उसका अच्छे से पेंट नहीं करेंगे, अच्छे से अगर उसको पॉलिश नहीं करके रखेंगे, तो क्या होता है उसके ऊपर इस तरह की एक परत चढ़ने लग जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रस्टिंग कहा जाता है। अच्छे से बोले तो रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है। ये एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन अगर हम इसको और अच्छे से बोलें तो इसको क्या कहलाता है, ये संक्षारण कहलाता है या करोजन कहलाता है। और ये किसकी देन है, तो ये ऑक्सीडेशन की ही देन है, ठीक है। जो उपचयन अपचयन हम पढ़ रहे हैं उसी का एक प्रभाव आपको देखने के लिए मिलता है किसमें, रस्टिंग ऑफ आयरन में, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग, कुछ अन्य धातु जैसे चांदी, तांबा, इनमें भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब सिर्फ आपको जो रस्टिंग है वो सिर्फ आयरन में देखने के लिए नहीं मिलती, क्लियर, बहुत सारी धातुओं में देखने के लिए मिलती है। बहुत सारी धातु जैसे कौन कौन सी, चांदी हो गई आपकी, तांबा हो गई, और भी अगर आप मेटल ले ले जैसे एल्यूमिनियम हो गया, बहुत सारे मेटल हो गए, जैसे गोल्ड हो गया। गोल्ड में ज़्यादातर जल्दी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि गोल्ड जो होता है उसके अंदर ज़्यादा वो रिएक्टिव नहीं होता, इसीलिए गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है उसको बनाया जाता है। लेकिन चांदी को देखा होगा आप लोगों ने, उस पर क्या होता है, हल्की सी वो काली पड़ने लग जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन याद रखना, लेकिन इनमें जो अगर परिवर्तन हो रहा है, इनको हम लोग रस्टिंग या जंग लगना नहीं कहेंगे कि चांदी पर जंग लग गई है, ठीक है, या तांबे पर जंग लग गई है, हम उसको जंग लगना नहीं बोलेंगे। हम उसको क्या बोलेंगे, संक्षारण बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग उसका, कि उसका क्या हो गया है, करोजन हो गया है। ये जो जंग लगना वर्ड है ये सिर्फ हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, लोहे के लिए यूज करेंगे या आयरन के लिए यूज करेंगे। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन यानी करोजन में हम लोग इतना डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन किस वजह से होता है कि नमी युक्त यहाँ पर लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है जिसको हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। ऐसी ही प्रोसेस आपको और भी धातुओं में देखने के लिए मिलती है, लेकिन हम वहां पर उसके लिए रस्टिंग या जंग लगना शब्द यूज ना करके हम उसको क्या यूज करते हैं, संक्षारण वर्ड का यूज करते हैं। दूसरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संचारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको 4-5 मार्क्स में अगर करोजन पे क्वेश्चन अगर लिखने के लिए आता है तो आप इस तरह से यहाँ पर क्या है उसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी आपकी एक क्या है परिभाषा बन गई है और बहुत अच्छे से आप यहाँ पर क्या है संक्षारण को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी अगर धातु है वो अगर आर्द्रता के संपर्क में आती है यानी ह्यूमिडिटी के अगर कॉन्टेक्ट में आती है और अगर क्या होता है अम्ल के कॉन्टेक्ट में आता है यानी कि अम्ल यानी एसिड के कांटेक्ट में आती है। तो जब किसी भी अगर आपने जैसे धातु ले लिया उसके ऊपर अगर आपने एसिड डाल दिया है तो उसके अंदर से ये संक्षारण होने का क्या हो रहा है, एक रीजन मिल रहा है आपको। संक्षारण मतलब आप बस इतना समझ लीजिए कि वो जो धातु हो रही है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे नष्ट हो रही है,
ठीक है, उसकी जो क्वालिटी थी, उसकी जो भी क्वालिटी थी वो क्या है, धीरे धीरे गिर रही है। अब वो वैसा नहीं रहा, धीरे धीरे अब वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया है। सिंपल ये होता है क्या, संक्षारण। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं करोजन। ठीक है, तो यहाँ पर यह याद रखना, कॉन्टेक्ट विथ एसिड, मॉइस्चर एटसेट्रा अराउंड इट, इट गेट्स करोडेड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन। ठीक है, तो यहाँ पर संचारित होना यानी करोडेड होना। क्लियर, तो जो मेटल है वो क्या हो जाएगी, करोड हो जाएगी, और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, करोजन कहा जाता है या संचारण कहा जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या देख लिया, एक इफेक्ट देख लिया है। क्लियर, चलो देखो इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं कि कैसा होता है संचारण। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है ये करोजन कैसा होता है। ये देखो ये जो लोहा है, ये जो अच्छा लोहा दिख रहा होगा आपको, ये पेंट किया हुआ लोहा है, लेकिन इसके ऊपर जब क्या होता है, ये लाल भूरे रंग की जब परत चढ़ने लग जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। अब ऐसी ही प्रोसेस आपको नई धातुओं में भी देखने के लिए मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, करोजन बोलते हैं। क्लियर इतनी बात। चलो एक और इफेक्ट देखते हैं हम लोग, एक और प्रभाव देखते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग रेंसिडिटी। किसका प्रभाव पड़ रहे हैं हम लोग, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रभाव देख रहे हैं। ठीक है, एक और नया प्रभाव क्या है, रेंसिडिटी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विकृत गंधीता बोलते हैं, विकृत गंधीता। चलो इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है कि लंबे समय में वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री का स्वाद उपचयन के कारण क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, वसा युक्त यानी कि फैट जिसमें होता है, जैसे आलू हो गया आपका, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आलू के आपने कुछ चीज़ें बना ली, जैसे आलू के आपने चिप्स बना ली। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वसा युक्त हो गया, और उसको आपने फ्राई भी कर दिया तो तेलीय खाद्य पदार्थ हो गया है वो। या आप घर पे जो शक्कर पारे बनाते हैं, नमक पारे बनाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें, या नमकीन मिक्सचर नॉर्मली आप बाजार से लेकर के आते हैं, तो ये क्या होते हैं, तेलीय खाद्य सामग्री होती हैं। जब इनको आप बहुत लंबे समय तक रखते हैं तो इनका स्वाद क्या होता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है। आपने देखा होगा जो नमकीन है उसमें भी क्या है, तेल का स्वाद आने लगता है। जो आप सॉल्टेड पीनट्स लेकर के आते हैं, नमक वाले जो दाने होते हैं, वो भी अगर आप लेकर के आएंगे, बहुत टाइम तक अगर आपने डब्बे में रख के रखे हैं, पैकेट से जब आप उसको बाहर निकाल लेंगे तब, ये बात ध्यान रखना, जब तक वो पैकेट के अंदर है तब तक वो सुरक्षित है, तब तक वहां पर क्या है, उसका उपचयन नहीं हो रहा है। उपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होना। अब ऑक्सीजन की वृद्धि तो तभी होगी जब वो उस पैकेट से क्या आएगा, बाहर आएगा। क्लियर, अब पैकेट के जब तक वो अंदर ही रहेगा तब तक क्या है, वो सुरक्षित है। जैसे ही आपने वो पैकेट खोला, अब आपको क्या है, वो एक्सपायरी डेट आपकी शुरू हो गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसको जल्दी से जल्दी खत्म कर देना है, अदरवाइज उसका क्या हो जाएगा, ये स्वाद खराब होना शुरू हो जाएगा। वो स्वाद खराब क्यों होता है, इस उपचयन के कारण। ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन के कारण, वायु की ऑक्सीजन के कारण खाद्य पदार्थों का क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है। बताया मैंने कि जैसे ही अगर खाद्य सामग्री को आप बाहर निकालते हैं, वो वायु के संपर्क में आता है, और वायु में उपस्थित है आपके ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन की से ही वो क्या करता है, रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, जिसको हम लोग उपचयन बोलते हैं या ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और यही प्रोसेस की वजह से यहाँ पर ये क्या होता है, धीरे धीरे वो खराब होना शुरू हो जाता है। क्लियर इतनी चीजें। नेक्स्ट चलते हैं, देखो चिप्स के पैकेटों में ऑक्सीजन हटाकर, अब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट बहुत जल्दी कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं वहां से, पैकेट में से, और क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस भरते हैं। सक्रिय यानी एक्टिव गैस, इससे वो जल्दी ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस को क्या कर दिया जाता है, उसमें भर दिया जाता है पैकेट में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चिप्स के पैकेट में कौन सी एयर भरी रहती है, तो वो कौन सी गैस रहेगी, नाइट्रोजन गैस रहती है। क्लियर है, हम लोगों को, हमारी हेल्थ को उससे कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, चलो, ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके, इसलिए उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर कम सक्रिय गैस भर देते हैं। आई बात समझ में। तो ये रेंसिडिटी कहलाती है। अब ये रेंसिडिटी सिर्फ आपको जो बोल सकते हैं हम लोग, सिर्फ आप चिप्स के पैकेट में नहीं देखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ों में आपको देखने के लिए मिलती है। ये देखो, ये क्या है, रेंसिडिटी है, इसको हम लोग विकृत गंधीता बोलेंगे। ये क्या है, आपका एक सैंडविच है, ठीक है, ऊपर ब्रेड है और एक नीचे ब्रेड लगी हुई है। जब आप इसको पैकेट के अंदर रखेंगे तब तक ये सुरक्षित रहेगी, ज्यादा इसके खराब होने के चांसेस नहीं रहते। लेकिन फिर भी ब्रेड के ऊपर भी क्या लिख दिया जाता है, एक एक्सपायरी डेट 3 से 4 दिन की रख दी जाती है।
जैसे ही आप पैकेट को खोलते हैं या ब्रेड को जब आप खुला रख देंगे, ठीक है, और खुला रखने के बाद आप देखेंगे एक दो दिन या रात भर में ही आपको ये इस तरह का क्या देखने के लिए मिलेगा, ग्रीन ग्रीन कलर का फंगस देखने के लिए मिलेगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फंगस बोल देंगे, ठीक है, या कवक देखने के लिए बोल देंगे। तो ये जो कवक हैं ये भी क्यों आ रहे हैं, ऑक्सीजन में उपस्थित है वो, इसीलिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होने की वजह से या एयर के कांटेक्ट में आने से किसी भी वसा युक्त या तेलीय खाद्य सामग्री का क्या होने लग जाता है, स्वाद खराब होने लगता है। उसी प्रक्रिया को या उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, या फिर हम उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता बोलेंगे। क्लियर इतनी चीज़ें। तो हम लोग ये दो टॉपिक हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको दीजिए, हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे। क्लियर। थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।